नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकी और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। वन ऑफ द मोस्ट हम्बल, करिज्मेटिक एंड ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग यू विल एवर कम अक्रॉस। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैंक एम्प्लॉय की और 8 साल तक गवर्नमेंट बैंक में सर्विस किया। इसके बाद रिलायंस ग्रुप को ज्वाइन किया और एज ए डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, जोनल हेड ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड आसाम 8 साल तक वहाँ भी सर्विस की। IIM अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री हासिल की और इसके बाद इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को साथ लेते हुए कैरियर प्लानर अलायंस क्लब की नींव रखी, जो कि आज बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग, SSC, रेलवेज एंड जनरल कंपटीशन। हाल ही में एजुकेशन काउंसिल द्वारा कैरियर प्लानर अलायंस क्लब को बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया है फॉर गिविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो आइए दोस्तों, मिस्टर भूपेश सर के साथ हम इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस जनरल कंपटीशन की जर्नी को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। थैंक यू, एंजॉय द शो। सर, पिछले 15 सालों से आप टीचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर, ऐसी कौन सी बात होती है जो किसी भी 2 स्टूडेंट को बाइफरकेट कर देती है, जिनका रिजल्ट आता है, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाता है? देखिए, बहुत ही उचित सवाल है, तर्कसंगत भी है बच्चों के खातिर। आपके माध्यम से हम सारे बच्चों को ये बताना चाहते हैं, क्लास में भी हम लोग बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच जो है ना, बहुत पतली दीवार है। विद्यार्थी इस पतली दीवार को समझ पाता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी यदि सिर्फ क्लासेस कर ले और उसके बाद सोचे कि वो एकाएक एग्ज़ाम में बैठेगा और वो पास कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छी पढ़ाई का ये कदापि मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट लाना एक कला है और कला के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी पढ़ें वहाँ एक सटीक प्रोसेस से गाइड हों, जिसमें एक अच्छा क्लासरूम मिलना चाहिए, अच्छी डाउट्स मिलनी चाहिए, अच्छा इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू के बाद आप जो है उस बार उस प्रैक्टिस पे काम करें, तभी जाके आपको सफलता जो है मिलती है। आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि कम पढ़ने वाला बच्चा बहुत आसानी से पास करता है और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं पास करता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो भी विषय चाहिए उस विषय का वो विशेषज्ञ बन गया। वो विशेषज्ञ बनना ही नहीं था, उसको जानकार बनना है, सभी विषय का जानकार और सभी विषयों का संतुलन यदि वो सीखेगा तो रिजल्ट पक्का है। सर, ऐसा एक कौन सा एडवाइस है जो आप हर बच्चे को ये जर्नी, जनरल कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले देना चाहते हैं कि वो खुद का माइंड सेटअप करके आए जब इस जनरल कंपटीशन के जोन में आए? एक एडवाइस मेरा यही है कि कोई भी बच्चा जो इस लाइन में सरकारी नौकरी पाने की लाइन में आता है, वो पूरा फोकस हो गया है। पहला पूरा फोकस्ड होना चाहिए और दूसरा वो कंटिन्यूटी, कमिटमेंट और पेशेंस के साथ इस लाइन में आए। यदि वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं आएगा, कमिटमेंट वो नहीं देगा, पेशेंटली वो काम नहीं करेगा, तो शायद सफलता उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि पुरानी कहावत है और ये हकीकत है कि सफलता सबको मिलती है, पर ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी मिल जाए, बट एक दिन सभी को ज़रूर मिलती है। ये हकीकत है कि अपॉर्चुनिटी हर विद्यार्थी के घर में दस्तक देता है। ये निर्भर करता है उस विद्यार्थी पर कि अपॉर्चुनिटी को पहचान पाता है कि नहीं। यदि उसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसको इनकैश कर दिया तो जाहिर सी बात है उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। जैसे आज इंटरव्यू हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, हो सकता है बहुत बच्चों के लिए आज का ये इंटरव्यू उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाए। जैसे ही अपॉर्चुनिटी को, इस चीज़ को समझते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं तो सफलता उनको मिलेगी। सर, आपने 3 चीज़ें बताई, कंटिन्यूटी, पेशेंस, कमिटमेंट। सर, कमिटमेंट होता है, कंटिन्यूटी भी आ जाती है। सर, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, सर ये जो पेशेंस वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे बच्चे क्यों वीक पड़ जाते हैं? पेशेंस में बच्चे इसलिए वीक पड़ जाते हैं क्योंकि आप अपनी तुलना अपने से नहीं करते हैं। आप दूसरे को देखने लगते हैं कि हमारे दोस्त शायद हमसे अच्छे पढ़ने में थे या खराब थे, उनका रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं आया। हाँ। तो बच्चे इसके चक्कर में जो पेशेंस लूज करते हैं और फिर वो ये नहीं देखते हैं कि उनके पास उम्र बाकी है और सरकारी नौकरी, पुरानी कहावत है कि लक लेबर चांस पर है। तो लेबर तो आपको करना है एक सटीक प्रोसेस से, जो मैंने बताया। चांस मतलब अपॉर्चुनिटी, आपको कितना नौकरी है, नौकरी अवेलेबल ही है। 45 से 47 हज़ार बैंक SSC में वैकेंसी आती है हर प्रत्येक साल, तो अपॉर्चुनिटी है, यानी चांस है, आप सटीक मेहनत कर रहे हैं। तो अब क्या बचता है? अब बचता है लक। तो लक क्या है? लक मतलब किस्मत नहीं होता है, यही बच्चे गलती करते हैं। लक का मतलब होता है संजोग। संजोग का मतलब होता है कि हो सकता है कि आप देखते हो कि हर दिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जरूरी नहीं कि हर मैच में वो अच्छा ही खेल जाए, कभी जीरो पे भी बोल्ड होता है।
इसका ये मतलब नहीं कि खराब खिलाड़ी था, तो ये संजोग की बात होती है। तो संजोग 2% 5% लगता है, बट ये तय बात है, हम लोग 18 साल 17 साल से हर बच्चे को देख रहे हैं, जो भी बच्चा लगा हुआ है शायद ही ऐसा हुआ है कि वो यहाँ से निराश लौटा है। हर को सफलता मिली है, किसी को तुरंत, किसी को थोड़ी देर बाद। सर एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ है कि सर जब भी कोई बच्चा आता है तो ऐसा कौन सा मिस्टेक, सर आप 15 सालों से हैं, जो एक मिस्टेक है जो हर बार बच्चे करते रहते कंटिन्यूअसली? वो है कमिटमेंट का। कमिटमेंट। बच्चे कमिटेड होकर नहीं आते हैं। यदि आप हमारी बात मानेंगे वो तो ये है कि कोचिंग संगठन में जहां हजार बच्चे पढ़ते हैं उसमें 80% बच्चे कमिटेड नहीं होते हैं। 20% बच्चे एक अच्छे संस्थान का, जैसे करियर प्लानर यदि बच्चों की नज़र में, गार्जियन की नज़र में ट्रस्टवर्दी और ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में भी 20 से 22% बच्चे को कमिटमेंट लेवल पे हम लोग मतलब वहाँ पे देखते हैं। कमिटमेंट लेवल का मतलब वैसा बच्चा जो हर बात करे ईमानदारी से। 80% बच्चे जो है वो काम करते ही नहीं हो, सुनते जरूर हैं, करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कल करेंगे, परसों करेंगे, सुबह से शाम, शाम से दोपहर होते जाता है। और ऐसे बच्चे फिर क्या होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि उनको लगता है कोई बच्चा बोलेगा लॉज में, हॉस्टल, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, उसके कारण वो फोकस नहीं हो पाते हैं, वो लूज हो जाते हैं, अपना पेशेंस को भी खो देते हैं और उनको फिर लगता है कि अब ये नहीं तो ये कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फोकस को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना फोकस से कुछ नहीं मिलेगा। सर ये बच्चे अधिकतर किस जोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आप काफी सारे बच्चों को देखे होंगे, सर ओपन यहाँ पे बोलना होगा ताकि किस जोन मतलब व्हाट, किस जोन में किस डायरेक्शन में चले जाते हैं? नेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे यदि हम लड़कियों की बात करें तो नो डाउट लड़कियों का काफी अच्छा सक्सेस रेट रहा इंडिया में, काफी अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छा ये चेंज है अपने समाज के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां नौकरी करने जा रही हैं, बट फिर भी जो लड़कियां सफल नहीं हो पाती हैं उनके बैक ऑफ माइंड में ये जरूर रहता है कि यदि हम नहीं भी कर पाएंगे तो हमारा अच्छे घर में शादी हो जाएगा और हमारा एक अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो वो एक गलत चीज है लड़कियों के लिए। उनको कभी नहीं मानना चाहिए कि मतलब बस हमारा ये नहीं हुआ तो ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जिंदगी बनानी है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो ये एक मौका है जहां कि उनको हर चीज करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, बॉयज की यदि बात करेंगे तो बॉय भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके कमिटमेंट और जो फोकस अप्रोच है उनकी कमी होती है, बट उनको कुछ काम करना मजबूरी होती है, नहीं तो रोटी दाल का सवाल हो जाता है। तो यदि बच्चे सही समय पर ईमानदारी से काम नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए अब वो सोचते हैं अब क्या करें, तो कहीं से इधर से उधर से कुछ भी स्कूल्स में चले जाते हैं, कोई सेल्स का काम स्टार्ट कर देता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है। बट इस तरह का चीजें अनुभव में देखी जाती है समाज में। बट वो बच्चे बॉयज हों वो भी इसलिए नहीं कर पा रहे जो आपने पूछा कि उनका वो कमिटमेंट लेवल का प्रॉब्लम है, और गर्ल्स में भी वो गर्ल्स नहीं कर पा रही हैं जिनका कमिटमेंट लेवल का प्रॉब्लम है। यदि हर बच्चा एक अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में सही प्रोसेस के साथ ईमानदारी से काम करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। रिजल्ट सबका आएगा। सर ये जो रिजल्ट है, क्या ऐसा है कि जो बच्चे गिफ्टेड है, गिफ्टेड मीन्स कि जिनका ब्रेन थोड़ा सा फास्ट काम करता है, उनका ही रिजल्ट आता है, या आपने ऐसा देखा है कि जो बच्चे वीक भी है बट अगर वो लेबर कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी आता है? हमने तो अपनी जिंदगी में कई बार देखा है, मैट्रिक में 2 बार फेल, इंटर में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन में 2 बार फेल, और बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO बना है, बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL के द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बना है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे काफ़ी अच्छे थे, 20-20 बार 25-25 बार PO का इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ, आखिरी 30वें साल में जनरल कैटेगरी का बच्चे को जॉब मिला है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक लड़की आई है, वो उसका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद वो आती है और उसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO क्रैक कर दिया है। तो ये सब कहना बेकार की चीज़ें हैं कि कोई भी सफलता पे किसी जीनियस व्यक्ति का अधिकार होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आप जन्म लेते हैं तो आपके अंदर किडनी है, ब्लड है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक है। ठीक वैसे ही एजुकेशन भी वैसा है, यहाँ जो पढ़ेगा उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई जीनियस होने की बात नहीं है। बहुत ही साधारण बच्चे कर सकते हैं, बट वही मैंने कहा कि वो एकदम एक सटीक प्रोसेस से, सटीक राह पर अच्छे से, ईमानदारी से, कमिटेड होके, फोकस्ड होके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। सर बेसिकली ये आप कह रहे हैं कि अगर वो स्टूडेंट कैसा भी है, अगर बस वो लेबोरियस है, नो डाउट अगर वो बहुत जीनियस है या नहीं भी है, उसका बैकड्रॉप कितना भी वीक है, बस अगर वो लेबोरियस है, प्रोसेस से कर रहा है, इसका रिजल्ट। हाँ, लेबर में प्रोसेस होना चाहिए। बहुत लोग मेहनत करते हैं बट फेल करते हैं,
बिकॉज सटीक प्रोसेस नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है। तो लेबर स्मार्ट लेबर होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि आज न्यू पैटर्न या एग्जाम आपसे क्या उम्मीद करता है, वो चीज़ आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंगली गाइड होना है और बहुत अच्छे तरीके से कोई बोझ लेकर नहीं, या ईमानदारी से काम कीजिएगा तो सफलता मिलेगी। सर लेट्स से कि अगर आप एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है, हाँ, तो सर सारे स्टूडेंट तो सर अगर आप कोई एक रूल सर अगर आपको कहा जाए लागू करें ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो जाए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है समाज में, बच्चों में, चाहे वो 10th लेवल का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, या बिगनर्स हो, या कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, जो भी बच्चा असफल हो रहा है, बच्चे सब एक समान है क्लास में, बट जो भी असफल हो रहा है वो है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट को लाने के लिए डिसिप्लिन तरीके से कौन सा ऐसा प्रोसेस निजात किया जाए कि जिससे पूरे आवाम को, पूरे जमात को इसका फायदा मिले, ये हम इंश्योर करना चाहेंगे। सर ये थोड़ा सा सर ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा सर, अभी आपके पास सर ब्रांड है, नेम है, मनी है, इन सब के बाद सर आप जब रात में सोते हैं पिलो पे तो आपके हेड में क्या थॉट्स आते हैं? थॉट्स देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक प्रोसेस से ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कुछ वैसा करके, शॉर्ट काम करके सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, बट वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पुरानी कहावत है, और इसी फिलॉसफी पे हम लोग विश्वास रखते हैं। मैं जब जॉब में था और जॉब छोड़ने के बाद जब मैं इस लाइन में आया तो पूरी तरीके से हम सोच विचार कर आए थे कि एक अच्छी टीम बनानी है, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट, जो कि नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिल पा रहा है, नॉर्मल टीचर इंडिविजुअल के पास नहीं दे सकते, उनको मैं एक प्रोसेस के द्वारा गाइड करूं, जिसके कारण कि यहाँ पे बच्चों को फायदा है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं या सोचते हैं, या खाली दिमाग में ऑलवेज यही दिमाग में रहता है कि सीपीएसई परिवार को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेके जाएं, कौन सा ऐसा प्रोसेस को निजात करें। और इसमें हम अकेले तो हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, 73 शिक्षकों का यहाँ टीम है, 126 लोग हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिलकर, बहुत सारे सेंटर डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी लोग इसमें जॉब छोड़कर आए हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं सारे टीचर्स, काफ़ी ट्रेंड हैं। तो एक बहुत बड़ा टीम है, टैलेंट लोगों का टीम है। तो ऐसी जमात जहां भी मिलेगी तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बच्चों को मिलेगा और इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा। सर मोटिव से एक क्वेश्चन निकल के आता है सर, एथिक्स। सर एज ए पर्सन आप एथिक्स को कितना वैल्यू करते हैं? 100% इथिकल तो होना चाहिए, हर आदमी को इथिकल होना चाहिए। कोई भी काम आप करें, आप पढ़ाई करें, इथिक, अभी कमिटमेंट की मैं बात कर रहा, फोकस, वो क्या है, वो भी तो एक तरह का इथिक्स ही है आपके लिए एज ए स्टूडेंट। आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी आपका इथिकल बिजनेस होना चाहिए। आप किसी भी, आप जॉब कर रहे हैं, वहां भी आपको इथिक्स पे काम करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने डीएनए का, बच्चों को अलायंस क्लब डीएनए, सीपी डीएनए की बात हम लोग करते हैं, जिसमें बच्चे को वो गुण सिखाना चाहते हैं जो एक अच्छे एम्प्लॉय साबित करने के लिए चाहिए। और वो यही सब जब सरकारी नौकरी पाता है तो उसको हम विदाई समारोह जब करते हैं तो वही डीएनए से नवाजते हैं, शपथ दिलाते हैं। लाइक इंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए उस आदमी में, उसका डीएनए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट, उसके अंदर रिस्पेक्ट, डिग्निटी की भावना होनी चाहिए, है ना, ओनरशिप होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, प्राइड, पैशन, ये सब क्या है, ये सब उसका इथिक्स है। और हर व्यक्ति, हर ह्यूमन रिसोर्स यदि इथिक्स पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। सर आपको सर बैंकिंग ऑफिसर से लेके आज आप कैरियर प्लानर, जो इंडिया का सबसे बड़ा, एटलीस्ट बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर ईयर ये 22% से ऊपर रिजल्ट दे पाता है। सर आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या इथिक्स का रोल रहा है? बहुत बड़ा है। यदि इथिक्स नहीं रहता तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। एग्जाम्पल लाइक कि हम लोग जॉब में जब थे, सरकारी पदाधिकारी थे बैंक में, फिर छोड़ा, फिर हमने रिलायंस ग्रुप को ज्वाइन किया, उसका जोनल मैनेजर के रूप में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कोस्टल की मैंने जनता की, वहाँ की सेवा की, 8 साल वहाँ रहा, 8 साल बैंक में रहा, 16 साल मैं कॉर्पोरेट में रहा। क्या जरूरत थी हमको आने, एक अच्छे हैंडसम सैलरी पे हम काम करते थे, मेरा एक अच्छा फ्यूचर था, हम सीईओ तक आराम से बन सकते थे अपने करियर। मैंने छोड़कर इस लाइन में आए इसलिए क्योंकि ये लाइन हमको पसंद था। और मुझे लगता है कि हर सफल इंसान को समझना चाहिए कि भाई एक समय आना चाहिए कि जब वो कुछ सोसाइटी को बैक कर सके, और हमको लगा कि समाज को बैक करने के लिए यदि इस तरह का एक वेंचर लाया जाए, काम किया जाए तो शायद उसका फायदा मिलेगा। और इसी पर हम लोग काम किए, और पूरा एथिकल ग्राउंड पर ही आप काम कर सकते हैं, तभी आप धीरे धीरे, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, कोई असर नहीं पड़ता है और आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं।
सर वो जर्नी सर आपका एज अ बैंकिंग ऑफिसर से यहाँ तक का सर, ऑब्वियसली सर डाउन टाइम रहे होंगे, फेजेस ऐसे रहे होंगे जब आप कोई भी प्लान रखें वो काम नहीं किया होगा, फ्रस्ट्रेशन आया होगा सर, इन सबको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा लाइन क्या है कि इस लाइन में टीचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में मैन मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, और वो एक कला है, और उसी कला को हमने सीखा है और उसी कला को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे कि चीज़ों को, बिकॉज इसमें क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होते रहती हैं और उस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे धीरे धीरे काम किया जाए, तो मुझे लगता है इस लाइन में काफ़ी कुछ करने को अभी भी बहुत चीज़ बाकी है। यदि हर लोग मिलकर काम करें तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी अच्छा बन सकता है धीरे धीरे, और सारे बच्चे को इसका फ़ायदा। सोचिए, आप करोड़ों बच्चे हैं एजुकेशन पे, किसी का आप सोचो ना क्यों इस लाइन में आए, यही हम तो शुरू से बोलते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसको एक अच्छा शिक्षक मिले, लेकिन शायद ही कोई माँ बाप बोलेगा कि उसका बच्चा जो है एक अच्छा शिक्षक बने। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को, कि कहीं भी नौकरी में रहो, कम से कम जिंदगी भर में एक बच्चा 2 बच्चा को जरूर पढ़ाओ, जहाँ तक सक्षम है, जिससे हम समाज को शिक्षित कर पाएँ, जहाँ तक संभव है उसको लेके जाएं। सर जब आप बैंकिंग में थे, उसका सर जब आपने रिलायंस को ज्वाइन किया, सर ये थॉट कहाँ से सर आया कि अच्छा अब जाना है? देखिए, सरकारी बैंक में अधिकारी के रूप में मैं काम करता था, वहाँ भी मैं ब्रांच मैनेजर के रूप में था, तो जाहिर सी बात एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल तो आ ही गया था 8 साल में। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो स्किल है, मैं शायद मुझे अंदर से लगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे रिलायंस ग्रुप से ऑफर मिला एज अ रीजनल मैनेजर, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, और मेरे परफॉर्मेंस को देखकर और टेरिटरी को देखकर मुझे लगता है कि 8 महीने के अंदर ही मुझे जोनल हेड के रूप में प्रमोट कर दिया गया, और वहाँ पे मैं 8 साल रहा। 2015 में मैंने उसको छोड़ा है, तो एक लंबा सफ़र रहा 2007 से 2015 का, और 2007 तक मैं सरकारी बैंक में था। तो ये स्विच करने का जो ख्याल था, बिकॉज बहुत से लोग सरकारी नौकरी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, फियर होता है, डर होता है, तो मैंने इसलिए छोड़ा बिकॉज हमारा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। मुझे लगा कि मैं और भी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाके नए अपॉर्चुनिटी को देखूं, नए लोगों के साथ काम करूं। वहाँ एक बड़ा रोल था मेरा, पूरा टीम बनाना था, अलग अलग लेवल पे लोगों को रिक्रूट करना, ब्रांचेस को अरेंज करना, बहुत तरह के काम थे। तो प्रोफाइल चूंकि बहुत बड़ा था और लर्निंग प्रोफाइल था, जहां हम सीख सकते थे, खासकर चैनल सेल्स मैनेजमेंट्स की बात कर लीजिए, ऑपरेशंस की बात कीजिए, एथिक्स की बात कीजिए, कंप्लायंस की बात कीजिए, एचआर ऑपरेशंस के, बहुत तरह के उसमें काम थे जो कि हमने सीखा। और मुझे लगता है कि काम सीखने की वजह से, चूंकि बैंकिंग और उधर फाइनेंस दोनों का जो अनुभव हुआ, उसके बाद जो है मुझे लगा कि अब जो है अपना काम स्टार्ट करो, तो हम लोगों ने एजुकेशन वाला इनिशिएटिव ले लिया। सर आपने IIM अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। सर लेट्स से कि सर कोई इंसान वही प्रोग्राम नहीं किया है और कोई इंसान वही प्रोग्राम करके आया है, सर उसके करियर में से कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है? देखिए, करियर में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, बट एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ कि हर आदमी को, चाहे वो जॉब में करे, हर लेवल पे काम करे, तो उसको अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी करना चाहिए। हम लोग की थॉट प्रोसेस बिहार में, इंडिया में क्या है कि एक बार जॉब लगा उसका पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ये गलत सोच है। तो मेरे पास 8 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैं जब रिलायंस में 8 साल काम किया तो मेरे पास एक एडिक्वेट अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस था। तो IIM अहमदाबाद ने एक नोटिफिकेशन निकाला 1 ईयर सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम का, जिसमें उनका कंडीशन था कि अभ्यर्थी को 10 साल का डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर का उनके पास अनुभव होना चाहिए, जो मेरे पास था। तो मैंने अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने वहाँ से 1 ईयर का सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लिया विथ अलमुनाई स्टेटस। तो वहाँ जब मैं गया और वहाँ जब मैं प्रोफेसर से पढ़ाई किया, लर्निंग लिया, तो एक दूसरे तरह का ही हमारे लिए लर्निंग था, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग रहा। तो IIM अहमदाबाद से 1 ईयर का SMP करना हमारे लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि भविष्य में यदि और भी मुझे कोई इस तरह की कोर्स करने का मौका मिलेगा तो मैं उसको करना चाहूँगा। सर ऐसे कौन से टॉप 3 चीज़ें सर जो आपने IIM से सीखी? सबसे पहला चीज़ तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी किसी भी एज में हो, उसको उसका ब्रेन माइंड सब ओपन रहना चाहिए, उसकी अडेप्टेबिलिटी स्किल हमेशा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो जितने लोग हैं यार, 99% लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपने आप को लर्निंग स्किल पे नहीं ले जाते हैं। उनको लगता है एक बार मिल गया, जॉब मिल गया तो अचीव हो गया, रोक दो, फिर आगे चलता चलेगा।
वो चीज गलत है। तो ये पहला स्किल तो यही है कि आपको किस एज में किस अलग अलग लोगों के साथ आपको कैसे अडॉप्ट होना है, ये एक स्किल है जो कि आपको पढ़ाई करने से वाली मेंटेलिटी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। एग्जैक्टली 100%। यदि आपको आगे बढ़ना है, नया नया इनिशिएटिव लाना है, नए नए चीजें लानी है, तो आपका दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए। आपका ब्रेन, हमारा दिल, दिमाग नए चीजों को अडॉप्ट करे, नहीं करेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कोई भी आपका कॉम्पिटिटर आएगा आपको हरा के चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, पहला तो मैंने आपको बताया कि अडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा, मैन मैनेजमेंट की जो कला है, पढ़ाई के द्वारा, ऑन जॉब ट्रेनिंग के द्वारा वहां पे काफी सीखने को मिला। और तीसरा, जो अलग अलग बिकॉज 10 ईयर्स एंड एबव वाले थे, तो हमारे ग्रुप में हर कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनी के, चाहे आप जेबी मॉर्गन की बात कर लो, गोल्डमैन सैक्स की बात कर लो, मैकेंजी की बात कर लो, ये सब बड़े बड़े कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप में जो अलग अलग लेवल पे काम करने वाले लोग, वाइस प्रेसिडेंट एंड एबव, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एंड एबव, कोई अपने वर्टिकल का हेड था, कोई अपने छोटे डिपार्टमेंट का हेड था, कोई मैकेनिकल का बंदा है, कोई इधर का बंदा है, हर तरह के बंदे से 145 बच्चों का ग्रुप, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेकर वो क्लासरूम में आया था कि जाहिर सी बात है उससे बहुत जबरदस्त हम लोग को फायदा मिला। और जो जिसको कहते हैं कि जो हॉरिजन है वो काफी लंबा चौड़ा हुआ, हर लोगों से जान पहचान, अलग अलग इंडस्ट्री में लोगों के बारे में जानना, कैसे इंडस्ट्री काम करता है सीखना, प्लस नेशनल इंटरनेशनल प्रोफेसर से बात करना, ये सब बहुत बड़ी चीज थी जो मिला। जो भी आप वहां सीखे हो, जैसे कुछ भी, कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन जो हम लोग सीखे, जैसे कोई भी छोटा छोटा चीज मैं बता रहा हूँ, लाइक 5S करना, सॉर्ट एनालिसिस करना, ये सब जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं, वो मतलब कैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को लेके जाते हो, तो ये सब चीजें हैं, वो सब जो मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं, वो हम लोग वहाँ सीखे और उसका यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके सक्सेस के पीछे जो सबसे पहले रीजन था कि आपका मेंटेलिटी, लर्निंग मेंटेलिटी था हमेशा से, तभी आप वो बैंक को क्विट कर पाए, नहीं होता तो आप क्विट नहीं करते। ट्रू। और दूसरा था कि सर आपने हर एक्सपीरियंस को बहुत क्लोजली ग्रैब किया। जब आप रिलायंस में थे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही है, सब चीज़ों को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। ट्रू। और उन सब चीज़ों को लेके सर आपने इस सीपी में लगाया, लाए सीपी में लाए। जब मुझे लगा कि अब नहीं, अब मुझे जॉब नहीं, अब मुझे अपना स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है इसका लगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जहाँ भी काम किए आज तक, हर जगह नंबर 1 रहे हैं। नंबर 1 स्पॉट जो है हमेशा मिला। इतनी अच्छी टीम रही, टीम को गाइड किया गया। इवन रिलायंस ग्रुप में भी था तो हम लोग करीब 8 साल, और वहाँ हर महीने रिपोर्ट आता था, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जोन का। और हमारा जो जोन था हर समय, मतलब मुझे लगता है कि 94 मंथ्स जब मैंने काम किया, मोर देन 85 मंथ्स हमारा जोन नंबर 1 था। और नंबर 1 और नंबर 2 में इतना बड़ा डिफरेंस था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये तभी संभव होता है जब बहुत इनोवेटिव स्टाइल, इनोवेटिव आइडियाज आपके यंग माइंड्स में आते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करा लेने में सक्षम है। सर, जब आप अपने 20s में थे तो उस समय सर अभी के मुकाबले इतना एक्सपोजर नहीं था, फिर भी सर आप खुद को इतना ग्रो कैसे कर पाए? देखो, एक चीज हमको याद है बताना, हर बच्चों को बताता हूं मैं, कि जब 20-21 साल का बच्चा होता है ना, तो उस समय वो अपने समाज, अपने पेरेंट्स के समाज को देखता है। हकीकत में उसका समाज नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो बोला था कि देखो भूपेश, ये तुम्हारा समाज नहीं होगा, तुम्हारा समाज तभी बनेगा जब 35 साल के तुम होगे, जब समाज देखेगी तुमने क्या अचीव किया। और वो सही चीज है। आदमी को, हर विद्यार्थी को 35 साल तक अपना जो भी अचीवमेंट चाहिए, जो भी है उसका अचीवमेंट है, वो जब कर लेता है 35 साल के एज तक, तो फिर समाज उसको देखती है कि उसने क्या खोया और क्या पाया, और तभी आप उस चीज को आगे की ओर फिर नेक्स्ट फेज में ले जा सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके CEO, CXO 40 साल 40s में, अर्ली 40s में आपको मिल जाएंगे। ये तभी संभव है जब इस तरीके से लोग काम करते हैं। सर, अलायंस क्लब पिछले 5 सालों से सर ये सबसे अधिक रिजल्ट्स देते आया है। सर, अलायंस क्लब कैसे फंक्शन कर रहा है और बच्चों को इसको क्यों एम करना चाहिए, यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है? 2008 में जब करियर प्लानर के बारे में हम लोग स्टार्ट किए, और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि सिर्फ कोचिंग क्लास करने से कुछ नहीं होगा। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, नौकरी से पहले भी और नौकरी के बाद भी उसको सफलता कैसे मिलती है पता होना चाहिए। इसीलिए अलायंस क्लब का गठन किया गया। अलायंस क्लब में बहुत तरह की एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, जैसे कि बच्चे को, सबसे पहले बच्चे को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उनको हर एक्टिविटी कराना, लाइक डिस्क्रिप्टिव पेपर, रियल टाइम टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका चेयरपर्सन रिव्यू हम लोग करते हैं, उसके बाद मंथली रिव्यू हम लोग करते हैं, उसके बाद टेस्ट चेयरपर्सन अलग से बनाते हैं, ईसाऊ पे उसको रेटिंग करते हैं। यानी अच्छे बच्चे को लाना और वो तमाम एक्टिविटी से उनको गुजारना जो नॉर्मल
कॉलेजेस या कोचिंग में नहीं होती होगी, प्लस उस बच्चे को अलग से रिव्यू करना, यानी उसको ट्रैक करना। So the first question is the best advice that you have got till now. ऑनेस्टी, ईमानदारी, व्यक्ति का नियत और नियति स्पष्ट होना चाहिए किसी काम के प्रति, तभी वो व्यक्ति सफल होता है, और ये किसी भी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवाइस है जो मुझे भी मिला है। Have you seen sir people going down because of not understanding this fact? बहुत ऐसे व्यक्तियों को मैंने नज़दीक से देखा है, Yes, sir. टीचिंग लाइन में भी देखा है, बैंक में भी देखा है, फाइनेंस कंपनी में भी देखा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस नियत और नियति को स्पष्ट नहीं रखते, ऑनेस्टी नहीं रखते, वो नीचे ही जाते हैं। One thing that blocks the results of students. सर मैंने पहले भी आपको बताया है, वो उनका कमिटमेंट है Commitment. और उनका पेशेंस है। यदि इस पे ध्यान रखेंगे सफलता मिलेगी। The worst advice that you have got in your 20s. वैसा तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कोई गलत एडवाइस मुझे दिया है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। बट हाँ, मतलब किसी चीज़ पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और यदि आप इमोशनली किसी पे भरोसा कर लेते हैं और वो यदि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छा काम नहीं करता है तो गलत हो सकता है। Sir, why CP is the best in his field? सीपी इसलिए बेस्ट है, सीपीएसई परिवार इसलिए बढ़िया है क्योंकि यह एक आज के दिन में ब्रांड बना है। वो इसलिए बना है बिकॉज यहाँ बच्चे का विश्वास है, उनके गार्जियन का विश्वास है, और उनको सर्विस देने वाले जो हमारे गुणी शिक्षकगण हैं, टैलेंट टीम के टीचर्स हैं, वो डे इन डे आउट काम करते हैं। साथ ही साथ पर्दे के पीछे जो है एक पूरा पढ़ा लिखा मैनेजमेंट टीम का काम करता है, जो जनरली कोचिंग में नहीं होता है। तो जब 3 स्तर पे काम लोग करेंगे और एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मेहनत किया जाएगा, तो मुझे लगता है बच्चों का रिजल्ट इतना आया जिसके कारण करियर प्लानर को लोग उस मुकाम पे देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहेंगे। Sir, next 5 years plan of CP. नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं करते जाएं, हर साल इसको इस तरीके से देखते जाएं। ऑनलाइन एजुकेशन में भी हम लोग धीरे धीरे एक अलग से वर्टिकल क्रिएट करना चाहेंगे सपोर्ट सिस्टम में, और आगे आने वाले समयों में हम लोग क्या, अभी जैसे पूर्वी भारत में हम लोग का एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेस्ट कोचिंग का अवार्ड दिया फॉर गिविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन लास्ट 5 ईयर्स। तो आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि इंडिया में भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट हम लोग दें, और ये तभी संभव है जब हम लोग का ब्रांच नेटवर्क इंडिया लेवल पे जाएगा। तो ब्रांच एक्सपेंशन भी हम लोग का अगला चीज़ होगा जिसमें कि हम लोग लेके जाएंगे।